मूर्ति का वही काम होता है कि जब हम उधर से गुजरेंगे, हमारे समाज के लोग गुजरेगा, आप गुजरिएगा, तो आपका बच्चा अगर आपके साथ है तो पूछेगा कि पिताजी ये कौन है। आपको बताना पड़ेगा कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं। दूसरा सवाल हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया, तो मजबूरन आपको उनका कहानी बताना पड़ेगा। तो आप जागरूक हुए, आपका बच्चा जागरूक हुआ। जब उनकी बातों को समझ पाएंगे, इतिहास को समझ पाएंगे, तो आने वाले समय में वो फिर अपने बच्चों को करेंगे। यानी कि इतिहास जिंदा रहेगा, और जब इतिहास जिंदा रहेगा तब जाके इनका विचार जिंदा रहेगा, और जब विचार जिंदा रहेगा तब जब हम नारा देते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे, बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे, तब वो अमरत्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि विचारों से लोग अमर होते हैं। तो उस अमरत्व के लिए हमें तमाम साथियों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। दूसरा ये उद्देश्य। उसके बाद तीसरी एक अंतिम लड़ाई जो होती है, जो बाबू जगदेव प्रसाद चाहते थे कि जब तक अगर हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम कुरीतियों को, समाज में व्याप्त कुरीतियों को, आडंबर को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हमारे बाल बच्चा शासन सत्ता पे नहीं बैठेगा, ऑफिसर नहीं बनेगा, एमएलए एमपी एमएलसी नहीं बनेगा, सदन में नहीं पहुंचेगा, तब तक धन धरती राज पर भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी और अपने लिए काम नहीं होगा। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद जब जन्म लिए थे एक निर्धन परिवार में, उनके पिता शिक्षक थे, प्रयाग नारायण कुशवाहा जी, माँ रासकली जी थी, और जहानाबाद उसमें था, उसमें वहां जन्म लिए थे कुरहारी गांव में। जब हम लोग कहते हैं कि बच्चे का भविष्य पालने में देखा जाता है, जब गोद में कोई बच्चे को खिलाइएगा ना, वो कितना उछलता है, डोलता है, हिलता है, क्या एक्टिविटीज करता है, उसे पता चलता है कि भविष्य इसका कैसा होगा। जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे तो उसके पैर को देख के कह दिया था कि ये शासक नहीं बनेगा, लेकिन एक ऐसा शासक बनेगा जो पूरी दुनिया पे राज करेगा। और आज गौतम बुद्ध का विचार पूरी दुनिया पे कायम है। तो जब ये बढ़े आगे, लगभग 14-15 साल का हुए, उस समय बिहार में एक प्रथा था जिसका नाम था पचकठिया प्रथा। पचकठिया प्रथा क्या था कि जमींदार जो हाथी पालते थे, वह जमींदार अपने हाथियों से आपके जमीन पर जाके 5 कट्ठा फसल को हाथी से चरवाएगा, उसका भोजन बनाएगा। अगर आज आप धान उत्पादन किए हैं, धान की खेती की है, आज आपके खेतों में अगर कोई कहे कि 5 कट्ठा हम काटेंगे, आप काटने दोगे? मेहनत आपका, पसीना बहा आपका, पूंजी लगी आपका, जमीन आपका, अगर हम काटने के लिए आएंगे, काटने दीजिएगा? उस समय कोई भी लोग फसल लगाता था, कहीं भी जमींदार होते थे, उसका हाथी चरता था। और ये प्रथा हो गया, चरना ही होगा, चरवाना ही होगा, तो मेरा हाथी किससे रहेगा, मेहनत आप करो। इसका उन्होंने विरोध किया 14 साल की उम्र में। जब इनका बारी आया कि जब हमारे खेतों में हाथी आएगा, वहां से विरोध करेंगे। और 14 साल लड़का को कौन मदद कर सकता है? 14 साल वाला ही करता होगा। अपना एक टीम होता है, और अपनी टीम के साथ गया, 10 लड़कों के साथ में, हाथी को भी पीटा, महावत को भी पीटा, और कहा कि जाओ अपने जमींदार को बता देना कि ये पचकठिया प्रथा आज से जहानाबाद में, गुरथा में बंद है। हम लोग जब 14 साल के बच्चे को कहते हैं पढ़ाई करो, ये अन्य कार्यों में उत्साहित करते हैं, उस समय ये आंदोलन का रास्ता। और किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ। उनके भी पिता डांटे होंगे, लेकिन बात नहीं माने। फिर मैट्रिक किए, इंटर किए, 17 साल की उम्र में हुआ, और एक बहुत खराब एक कुप्रथा उस समय था। उस कुप्रथा का नाम था डोली प्रथा। और हमारे बुजुर्ग लोग, भाई लोग जानते होंगे डोली प्रथा। वो डोली प्रथा क्या था? उधर डोला भी बोला जाता है, डोली। जब हम लोग अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं तो पहले डोली में विदा करते थे। आज हम लोग कार में विदा कर देते हैं, स्कॉर्पियो पे विदा करते हैं, लेकिन उसमें डोली पे विदा किया जाता था, और बाराती लोग उसके पीछे पीछे पैदल चलते थे। उस समय ये पता क्या था कि जो बेटी का शादी होगा और वह बेटी घर से निकलेगी तो उसका माँ बाप क्या सोचता होगा? यही ना कि भाई ससुराल जा रही है, अच्छे से खुशहाल जीवन जिए, अपना आज से उनका एक अलग दुनिया है, खुशहाल जीवन रहे। आशीर्वाद देते थे हम लोग, फलो पुतो नहीं, बड़े पुराने लोग आशीर्वाद देते।
लेकिन वह डोली अगर ससुराल ना जाके जमींदारों के घर में चला जाता है और जब उसके माँ बाप को अगर ये पता चलता है तो क्या बीतता होगा। नियम था उस समय, नियम, जो भी बेटियों की शादी होगा पहला रात जमींदार उसके साथ बिताएगा। इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए अपना जी जान लगा दिए बाबू जगदीप प्रसाद खा के। आज के बाद कोई बेटी जमींदार के यहाँ नहीं जाएगी। अब आंदोलन करने वाला आदमी जो संकल्प ले लिया कि हम आंदोलन का रास्ता ही चलेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे। बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आपको संवैधानिक अधिकार दिया, आजादी दिया, बोलने चलने के, जो जिस कारण आज हम वोट पा रहे हैं, अपने अभिव्यक्ति की आजादी, कहीं आने जाने की आजादी, कुर्सियों पे बैठने की आजादी, सत्ता में भागीदारी की आजादी, पदाधिकारी बनने की आजादी, मानवता की आजादी की छुआछूत नहीं होगा। उस समय उन बातों को ये समझ कर आंदोलन कर रहे थे। फिर जाके बीए एमए किए पटना विश्वविद्यालय में और इन्होंने रास्ता चुना नौकरी का। कौन सा रास्ता? हम पत्रकार बनेंगे। क्यों? दिन भर हम काम करेंगे और बात करेंगे, और जब अखबारों में भी इसी बात को लिखेंगे तो समाज में पढ़ेगा। लेकिन अखबार का मालिक कौन? मनवादी लोग, अमीर लोग, पूंजीपति लोग। क्या पूंजीपति ऐसा कहेगा कि तुम अपने समाज को जगाओ हमारे अखबार से? आज भी अखबार में आपकी बातों को नहीं छापा जाता है। आज भी कहीं भी शोषण होता है, अखबारों में आपका जगह नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका मालिक पूंजीपति है। जब पूंजीपति मालिक उसे कहा कि ये बंद करो लिखना, तो कहा कि आज से मेरा कलम बंद, हम नौकरी छोड़ते हैं। हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते कि हम तुम्हारे पैसे के लिए अपनी समाज की बात उठाना बंद कर देंगे। और पत्रकारिता छोड़ के आ गए और बिहार में घूम घूम के बात करने लगे। उस समय सोशलिस्ट पार्टी हुआ करता था जो कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस की सत्ता थी और एक तरफ सोशलिस्ट पार्टी बना था। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी थी। एक जगदीश महतो जो मास्टर साहब के नाम से बहुत ही प्रख्यात है पूरे देश में, उसे कहा कि इसे जाके समझाओ जगदेव बाबू कि अगर जगदेव बाबू इस प्रकार से जमींदारों से लड़ेगा तो मारा जाएगा। ये अकेले लड़ाई लड़ रहा है, जबकि ये लड़ाई सामाजिक बुराई है। तो पूरा संगठन के साथ अगर लड़ेगा तो बात बनेगा। और जगदीश मास्टर साहब गए कि जगदेव तुम अकेले मत लड़ो, तुम्हारे दुश्मन बहुत हो गए, तुम्हें मार दिया जाएगा। तुम संगठन हमारे साथ आ जाओ, और जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो वही लड़ाई ये पार्टी भी लड़ रही है, गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, पूंजीपतियों के खिलाफ। तो मेरे साथ आ जाओ और पूरा संगठन मिलकर तुम्हारी लड़ाई को लड़ेंगे। और वो फिर पार्टी ज्वाइन किए। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद में इतना अच्छा काम किए कि 67 विधायक इनका हो गया, तूती बोलने लगा बिहार में। और पहली बार कांग्रेस को हटाकर सोशलिस्ट पार्टी का सरकार बना। महामाया प्रसाद सिन्हा जी पहला मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के विरोध में। अब इनकी जो लड़ाई थी वो लड़ाई क्या थी? मजदूरों की लड़ाई, पिछड़ा वर्ग की लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, जो कमजोर वर्ग है उसकी लड़ाई। लेकिन सत्ता में क्या हो रहा है? इसका विपरीत काम हो रहा है। सब योजना कर रहा था। आपको याद होगा राजीव गांधी ने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे में आते आते 15 पैसा बचता है। तो आखिर बीच में कौन खा जाता है? इन्होंने सरकार को समझाया कि हम मदद आपको इसलिए नहीं की है कि आप खाओ, हमारे लोगों को भी लिए भी काम करो। बात नहीं माना। इन्होंने एक नारा दिया, खाए कमाए धोती वाला, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मतलब कि आप तमाम मजदूर वर्ग काम करें
और सारा फसल उठा के कोई और ले जाए, ये चलेगा? नहीं चलेगा। इन्होंने नारा दिया और सत्ता को ठुकरा दिया और अपना एक पार्टी बनाया, शोषित पार्टी, कि एक कमजोर वर्ग के लोगों आओ मेरे साथ, हम एक पार्टी बनाते हैं और मजदूरों की लड़ाई लड़ी जाएगी, कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ी जाएगी। और भाषण एक इन्होंने दिया जो आज भी सभी राजनीतिक दल उस भाषण को याद करके उत्साहित होते हैं। इन्होंने कहा एक कमजोर वर्ग, दलित पिछड़े वर्ग, आदिवासी दलित वर्ग, मुसलमान वर्ग, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, मजदूर लोग, मैं तुम्हारे लिए एक क्रांतिकारी पार्टी बना रहा हूं। इस पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इसका मिशन रुकना नहीं चाहिए। इनका मिशन रुकना नहीं चाहिए। जो पार्टी में बना रहा हूं उसमें जितने लोग जुड़ेंगे उसका पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा और अंततः जीत हमारी होगी। इन्होंने नारा दिया और लोग पूरे देश के लिए सत्याग्रह करने के लिए तैयार हो गए। उसी का परिणाम आज ये है कि लालू यादव 15 वर्ष शासन किया। उसी का परिणाम ये है कि नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है। इन्होंने कहा था कि तीसरी पीढ़ी राज करेगा। ये दुर्भाग्य है कि हमारे लोग राज तो कर रहा है लेकिन किसी और के गोदियों में बैठ के, पूंजीपतियों के गोदियों में बैठ के, और आज भी हमारे लिए, आपके लिए कोई योजना नहीं बनता है। इसलिए फिर से उसी क्रांति को जगाने की जरूरत पड़ती है। महापुरुषों को पढ़ेगा, अपनी बातों को रख पाएगा, विरोध करेगा और जो अच्छे विचार वाले लोग आएंगे समाज से उसको चुनेगा। इस भीमराव अम्बेडकर ने आपकी अंगुलियों में ताकत दिया, मताधिकार का, कि आप अपना मत डालो, अपना प्रतिनिधि चुनो। दुर्भाग्य है कि हम वोट तो अपना डालते हैं, प्रतिनिधि किसी और का चुन लेते हैं। ये दुर्भाग्य है। और हम अंत में उदाहरण दो देंगे जो आप भी कहिएगा कि आज हम यही किए। इन्होंने कहा था इस पूरे देश में 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। क्यों कहा था? आप चले जाइए सिंधु घाटी सभ्यता में तो देखिएगा, पहले आपके शासक हुआ करते थे, समय बदला, पूंजीपति लोग हावी हुआ, हमें जातियों में बांटा, कमजोर किया, मजदूर बनाया और अपने शासन पे जाके बैठ गया। आज भी कोई भी है अपने ही जातियों को नहीं देखता है और आज गरीबी